गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे सरकार की अंगों की, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था सरकार के 3 अंग, जो कि हमारे एक महत्वपूर्ण अंग कहलाते हैं, जिसमें आता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जहां हमने पहले हमारे वीडियोस के अंतर्गत देखा था इन तीनों ही अंगों में कार्यपालिका के अंग। सबसे पहले बात करी थी हमने कार्यपालिका की शक्तियों की। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं और कार्य हैं, इसके निम्न माने जाते हैं, जो कि सबसे पहला आधार इसका मेन माना जाता है हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत, कि कार्यपालिका हमारी व्यवस्थापिका के द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं उन्हें लागू करने का काम करती है। साथ ही शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम हमारी इस कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक विभागों का गठन करना, साथ ही बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, साथ ही हमारी युद्ध, शांति व संधि की व्यवस्था को बनाए रखना। यानी इसके ये जो महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं या इसकी महत्वपूर्ण ये शक्तियां मानी जाती है, यह हमारे आधार किसका प्रदान करते हैं? कार्यपालिका की शक्तियों का, जिसमें युद्ध और शांति व संधियां बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुला सकती है, उसे स्थगित कर सकती है। व्यवस्थापिका के द्वारा विधेयक जो लागू किए जाते हैं वह तभी पारित माने जाते हैं जब कार्यपालिका का अध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर कर देता है। साथ ही हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत ये इसका जो महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है वह है अध्यादेश जारी करना। यानी हमारा महत्वपूर्ण काम क्या माना गया इसका? जो हमारे अध्यादेश है उनको जारी करने का काम इसका माना जाता है। यह कानूनों के अंतर्गत, किसके अंतर्गत है? कानूनों के अंतर्गत उपनियम बनाने का अधिकार भी रखती है। किसका अधिकार रखती है? उपनियम बनाने का अधिकार रखती है। साथ ही वित्त पर नियंत्रण रखती है। यानी इसके जो महत्वपूर्ण कार्य वह क्या कहलाएंगे? वित्त पर नियंत्रण रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और उन्हें पदमुक्त करना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारी व्यवस्थापिक या हमारी कार्यपालिका है, जो कि सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, इसके निम्न कार्य माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका व्यवस्थापिका के द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं उन्हें लागू करती है। यानी हमारी इसके साथ व्यवस्थापिका के कार्य भी निकल कर आ रहे हैं कि व्यवस्थापिका क्या करेगी? नियम और कानूनों का निर्माण, जिससे कि हमारी यह कार्यपालिका इसे क्रियान्वित करने का काम करेगी। साथ ही शांति व्यवस्था को बनाए रखना, प्रशासनिक विभागों का गठन करना होता है, वह हमारी इस कार्यपालिका का काम माना जाता है। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, युद्ध और शांति की व्यवस्था करना, संधियां करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, साथ ही व्यवस्थापिका के द्वारा जो लागू विधेयक है उन्हें पारित करना, और जब उस पर कार्यपालिका के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं वह तभी पारित माना जाता है। साथ ही अध्यादेश जारी करना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आता है। है कानूनों का निर्माण करना, उपनियम और कानूनों की व्यवस्था करना, साथ ही वित्त की व्यवस्था करना, हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये सारे ही कार्य जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे कार्यपालिका की शक्तियों के अंतर्गत। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारी यह व्यवस्था जो है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, यह न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा दंडित अपराधियों की, किसकी? न्यायालय के द्वारा अपराधित, जो दंडित अपराधी होते हैं उनको क्षमा भी कर सकती है, दंड को कम कर सकती है। ये सारी शक्तियां हमारी किसके पास निहित होती हैं? हमारे राष्ट्रपति के हाथ में। और स्थगित कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है हमारी सरकार के 3 अंग हैं, यह अपनी अपनी व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करते हैं। साथ ही प्रशासनिक न्यायालय पाए जाते हैं, वहां पर कार्यपालिका
क्या काम करती है? अर्धन्यायिक। कौन सा काम करती है? अर्धन्यायिक कार्य भी करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो कार्यपालिका है, जो कि सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, इसकी शक्तियाँ निम्न आधार पर मानी जाती हैं। ये अध्यादेश भी जारी करती है, कानूनों का निर्माण भी करती है, व्यवस्थापिका के द्वारा जो निर्मित कानून है, उन्हें लागू करने का कार्य भी करती है। साथ ही प्रशासनिक न्यायालय के में जो पाए जाते हैं, उन पर यह अर्धन्यायिक कार्यों को करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे हमारी आगे आने वाली व्यवस्था के अंतर्गत कि क्यों इसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हो रहा है, क्योंकि ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है, क्योंकि आज के वर्तमान समय के अंतर्गत हमारी कार्यपालिका की शक्तियां तो बढ़ रही हैं और व्यवस्थापिका की शक्तियां कम होती जा रही हैं। इसके क्या महत्वपूर्ण ऐसे कारण है जिसके कारण ये इनकी शक्तियों में वृद्धि और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आ रही है? तो फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इसी का विवेचन करेंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।